हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी, आप जानते ही हैं उनको। लगभग हर रोज ही हमारे साथ जुड़ते हैं। उनसे पूरा विश्लेषण लेते हैं कि ये किस राजनीति की तरफ या क्या दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्या पर्पस है, ये सारी चीजें उनसे जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन जी। जी, धन्यवाद। तो ये जो आपने ये जो हम आपको पहले वो पोस्टर दिखा देते हैं जो उनकी रैलीज के बारे में बता रहे हैं, तो ये पोस्टर हैं। तो आपने देखे ये दोनों पोस्टर। प्रद्युमन जी, क्या पर्पस है? आप सब जानते हैं उनका बैकग्राउंड, क्या करना चाहते हैं? वैसे बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि बीजेपी कभी इस बात को लाइक नहीं करती है कि जो लोग पार्टी में हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म से हटकर अपनी अलग दुकान चलाने की कोशिश करें। इसके बावजूद राव इंद्रजीत जो है ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या पूरा समीकरण है, क्या पूरा आपका आकलन है, प्लीज अपने हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए कमल जी, राव इंद्रजीत का राजनीति करने का अपना एक ढंग है। एक राजसी ठाठ बाट में वो पैदा हुए हैं और उनका जो परिवार है वो राजनीतिक रूप से किसी समय ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि राजस्थान की राजनीति के भी समीकरण बदलने का काम करता था। और उन्हीं का परिवार था जिसने हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद उन्होंने शुरुआत में अपनी पार्टी भी बनाई, हरियाणा विशाल पार्टी, उनके इनके पिताजी राव बीरेंद्र सिंह ने। और उस दौरान राव बीरेंद्र सिंह ने बाजरे की फसल, जो विशेषकर अहिरवाल के क्षेत्र में और जो दक्षिणी हरियाणा है जिसमें भिवानी और हिसार का इलाका भी शामिल है, यहाँ जो बाजरे की फसल होती थी उसका भाव इतना ऊंचा उन्होंने अपने राज में दिया। उस समय एक नारा पूरे हरियाणा में चर्चित हुआ कि राव आया भाव आया। और उसके बाद जैसे ही राव साहब की सरकार गई उसके बाद वो भाव दोबारा से कम हुए। फिर नारा चला कि राव गया भाव गया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जिस तरह की राजनीति राव बीरेंद्र सिंह करते थे उसी तरह की राजनीति वर्तमान में राव इंद्रजीत भी कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी एक्टिव थे और जो राव इंद्रजीत सिंह हैं वो एक सीमित क्षेत्र में अभी तक एक्टिव दिखाई दिए हैं। राव बीरेंद्र सिंह का एक वो जमाना भी था जब गोहाना जैसे विधानसभा क्षेत्र जो प्योर जाटलैंड में आता है, सोनीपत का इलाका, वहां उस क्षेत्र में भी राव बीरेंद्र सिंह का प्रभाव रहा है। अब चूंकि राव इंद्रजीत विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और वो 6ठी बार सांसद बने हैं, 5 बार लगातार वो जीते हैं। अब ऐसा लग रहा है, हमने एक पीछे एक वीडियो भी बनाया था जिसमें इसी विषय पर बात की थी कि अगर राव इंद्रजीत को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है और उनका सपना है प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने का, तो उनको अहिरवाल की जो ये 15 सीटें हैं इनसे बाहर निकलना ही पड़ेगा और पूरे हरियाणा का नेता बनना पड़ेगा। तभी राजनीति में लोग उनको मुख्यमंत्री पद के तौर पर सीरियस दावेदार मानेंगे। अब उस वीडियो बनाने के बाद उन्होंने हिसार और हांसी, जिसको राजनीतिक रूप से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना जाता है हरियाणा की राजनीति में, और हिसार हरियाणा का वो जिला है जो विधानसभा के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है जिसमें 7 विधायक चुने जाते हैं। यहाँ उन्होंने 3 अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं जिनमें 6 तारीख को वो हिसार में जो है उनका अभिनंदन समारोह है और 7 तारीख को 2 अलग अलग कार्यक्रम हांसी में उनके रखे गए हैं। हांसी के जो कार्यक्रम है उसमें उनके खास मित्र और जो उनके बड़े संघर्ष के साथी रहे हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे। एक बड़ी बात मैं दर्शकों को ये बताऊं कि जिस मोर्चे का आप जिक्र कर रहे हैं वो इंसाफ मंच के नाम से राव इंद्रजीत के समर्थकों का मोर्चा है। उसी के इतर चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थकों ने भी धर्म सेना के नाम से अपना अलग से एक फ्रंट बनाया हुआ है। और जो धर्म सेना के बैनर तले चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थक लगातार कार्यक्रम करते रहे हैं, इंसाफ मंच के बैनर तले राव इंद्रजीत के समर्थक लगातार कार्य करते रहे हैं। अब ये दोनों ही नेता भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव लोकसभा से बाहर निकल करके हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अपना कद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
जहां तक आपने सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो ये गतिविधियां करेंगे तो उसको क्या सहन कर पाएगी। राव इंद्रजीत इकलौते ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की अधिकतर मीटिंगों में नहीं आते। राव इंद्रजीत प्रदेश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कार्यशैली पर भी प्रशंसा उठाते रहे हैं। राव इंद्रजीत इकलौते ऐसे नेता हैं जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने का काम करते हैं और एक ऐसे नेता हैं जिनका अपना खुद का एक मजबूत जनाधार है। अगर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की इकाई की बात करूं तो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका प्रभाव राव इंद्रजीत की तरह अलग अलग इलाकों में अपने प्रत्याशियों को जिताने का रहा हो। अगर लोकसभा चुनाव की ही हम चर्चा करें तो सीधा सीधा 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे रहे जिनमें राव इंद्रजीत का सीधा दखल रहा। वो चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट हो जिसको जिताने का उन्होंने काम किया, चाहे गुड़गांव से वो खुद जीते, और फरीदाबाद जो गुड़गांव के बिल्कुल साथ लगता इलाका है उसमें भी उनका अपना एक प्रभाव है जिसका फायदा केपी गुर्जर को मिला। इन 3 लोकसभाओं के अलावा रोहतक लोकसभा में भी उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है। ये अलग बात है कि वहां कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा लाखों वोटों से जीत गए, लेकिन फिर भी वो तीनों सीटों पर अपने प्रभाव से बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब रहे। जिस आदमी का अपना प्रभाव होता है उसकी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो और उसकी कोई भी आला कमान हो उसको आखिरकार उसकी सुननी पड़ती है। यही कारण है कि राव इंद्रजीत के प्रभाव के चलते पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े नेताओं जिनमें राव नरवीर सिंह जो मनोहर सरकार में बड़े मंत्री थे और संतोष यादव जो विधानसभा की डिप्टी स्पीकर थी, दोनों की टिकट काटने का काम किया। और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भी राव साहब और चौधरी धर्मवीर सिंह की ये जोड़ी जिस भी नेता की चाहेगी उसकी टिकट कटवा सकती है। और इन दोनों ने, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, 1-2 नेता की टिकट कटवाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह चूंकि दोनों का अपना एक प्रभाव है इसलिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनता है। और चूंकि अभी नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई में जो चुनाव लड़ा गया जिसमें 5 सीटें बीजेपी हार गई, अब तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं उनको अब राव साहब की और चौधरी धर्मवीर सिंह की बातों को और ज्यादा वेट देना होगा। जी प्रद्युमन जी, आपने एक बात कही, उस पर मैं सवाल बाद में पूछता हूँ। पहला सवाल ये आपसे, क्या धर्मवीर जी और राव इंद्रजीत अलग से पार्टी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप या एक प्रभावी ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के अंदर, ताकि वो अपने इलाके में, एक तरह से देखा जाए तो मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे दिखा कि लोकसभा की 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनका प्रभाव या यादव समाज के वोट मिलते हैं। उसमें हिसार भी है जिसमें 2-3 सीटें में काफी यादव वोट हैं, 5% से ऊपर यादव वोट हैं। उसमें भिवानी महेंद्रगढ़ भी है, उसमें रोहतक का कोसली और झज्जर का इलाका भी है, और उसमें गुड़गांवा तो है ही। और आप बता रहे हैं कि फरीदाबाद में भी है। फरीदाबाद में यादव वोट तो इतना नहीं है, अलग से इन्फ्लुएंस चाहे उनका होता हो। तो क्या इन इलाकों में, इन 4 सीटों में कम से कम, और चौधरी धर्मवीर सिंह का अपना भिवानी महेंद्रगढ़ से तो वो सांसद हैं ही, और आसपास का जो इलाका होता है उसमें प्रभाव हो ही जाता है, तो क्या ये दोनों मिलकर अपना एक बीजेपी में अलग प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में दोनों ही नेताओं का बीजेपी के कई नेताओं ने अंदर खाते इन दोनों की खिलाफत की है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस तरह की कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं और जिस तरह का परिणाम रहा है, बीजेपी में ही शामिल कुछ नेताओं ने इनके साथ गड़बड़ करने का काम किया है। और ये दोनों नेता इस बात में माहिर हैं
जो इनके साथ जैसा करता है उसके साथ ये नेता वैसा ही सलूक करते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार और उससे पहले भी इन दोनों नेताओं ने गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में अपने साथियों को टिकट दिलवाने का काम किया। इस बार ये दोनों नेता इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से बाहर निकल करके इनके प्रभाव के जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने साथियों को टिकट दिलवाने के लिए पूरा दबाव पार्टी के आला कमान पर बनाएंगे और उसी का ये परिणाम है कि वो हिसार और हांसी दोनों जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं, चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी से ये जो 3 चुनाव उन्होंने लोकसभा के लड़े हैं, इनसे पहले भी वो 2 बार भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और उस समय का जो भिवानी लोकसभा क्षेत्र था वो परिसीमन से पहले का था। उसमें हिसार लोकसभा के वर्तमान के बवानीखेड़ा, नलवा, आदमपुर और हांसी, ये जो चारों हलके थे ये उस समय भिवानी लोकसभा क्षेत्र में आते थे। तो कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह का हिसार और भिवानी पार्लियामेंट में अपना खुद का एक प्रभाव है। पीछे ये भी चर्चाएं थी कि धर्मवीर सिंह को भिवानी की बजाय हिसार से भी चुनावी मैदान में पार्टी उतार सकती है और उसको लेकर के वो लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय भी रहे, कई कार्यक्रमों में वो शामिल भी रहे। आज भी वो पूरी हिसार लोकसभा में जो उनके संघर्ष के साथी हैं उनके दुख सुख में जाते रहते हैं। जहां तक आपने सवाल उठाया कि ये जो दोनों नेता हैं, आज के दिन की हरियाणा की बीजेपी में मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों नेताओं की जो जुगलबंदी है उससे बड़ा प्रदेश में कोई जुगलबंदी किसी नेता की दिखाई नहीं दे रही। दोनों की आपसी सोच मिलती है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है और जरूरत इसलिए है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में राव इंद्रजीत का अपना एक वोट बैंक है, जबकि गुड़गांव पार्लियामेंट के सोहना हलके से चौधरी धर्मवीर सिंह खुद विधायक रह चुके हैं, तो लिहाजा उनका भी उस इलाके में अपना एक प्रभाव है और राव इंद्रजीत को जाट वोट चाहिए, चौधरी धर्मवीर सिंह को अहिर वोट चाहिए। इसलिए दोनों में आपसी सामंजस्य और आपसी समझ है। ये दोनों ही नेता पुराने कांग्रेसी भी रहे हैं, कांग्रेस के समय ये इन्होंने इकट्ठी राजनीति भी की है, तो कहीं ना कहीं दोनों की जुगलबंदी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नया रंग दिखा सकती है। ये अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, क्या आपको लगता है कि गुड़गामा और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से हटकर ये और इलाकों में भी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे? देखो, निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं लगातार। इससे पहले भी जो कोसड़ी विधानसभा क्षेत्र है वहां राव इंद्रजीत के कहने से ही लगातार टिकटें मिलती रही हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी धर्मवीर सिंह का प्रयास रहेगा नलवा और हांसी विधानसभा क्षेत्र दोनों से अपने मनपसंद किसी साथी की मदद करने का, और जो राव इंद्रजीत सिंह हैं उनका रहेगा कोसड़ी के अलावा झज्जर जो है, झज्जर शहर की जो सीट है उस पर वो अपनी किसी पसंदीदा उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना जरूर चाहेंगे। और मेरे पास एक सूचना और जो है वो ये है कि जिस तरह से इंसाफ मंच जब राव इंद्रजीत सिंह ने बनाया तो उस समय उन्होंने हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, इन तमाम कुरुक्षेत्र, इन 4 अलग अलग इलाकों में अहिरवाल से बाहर बड़ी जनसभाएं की थी और इन चारों ही क्षेत्रों में हजारों लोग उनकी जनसभाओं में उस समय आए थे। उन्होंने अपने इंसाफ मंच के पदाधिकारी भी इन तमाम इलाकों में बनाए हुए हैं जो आज भी एक्टिव हैं। अब मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव के अलावा चाहे वो हिसार हो जहां उन्होंने अपने कार्यक्रम रख दिए हैं, इसके बाद वो फतेहाबाद से लेकर के सोनीपत, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, इन तमाम इलाकों में भी अपने कार्यक्रम करने का मन बना चुके हैं
और जो उनकी टीम है, जो उनके साथी हैं, वो बाकायदा इस विषय पर होमवर्क उन्होंने करना शुरू कर दिया है। जी। एक नया सवाल और मैं इससे ये उठता है। जी एक बोलिए। बात बीच में और जोड़ना चाहूंगा। जिन जी इलाकों में राव साहब और चौधरी धर्मवीर सिंह अपने साथियों की टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन जी इलाकों में बेशक बीजेपी के विधायक हों या बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी हों, उन तमाम लोगों का विरोध लोगों में शुरू हो चुका है। लोगों में उनकी जो नापसंदगी है वो जग जाहिर दिखाई दे रही है। चाहे वो हांसी के विधायक विनोद भ्याणा की बात करें, चाहे हांसी नलवा के विधायक रणबीर सिंह गंगवा की बात करें। जब लोकसभा का चुनाव था तो भी इन दोनों ही नेताओं का चौधरी रणजीत सिंह के साथ जब ये गए तो इनका विरोध हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी इन दोनों नेताओं की जगह किसी अन्य चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है और उसका फायदा राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह की ये जोड़ी उठाना चाहती है। जी, तो क्या ये लगता है आपको किसी स्तर पर कि ये विद्रोह के मूड में है? ये देखो, दोनों नेता राव इंद्रजीत और धर्मवीर। विद्रोह के मूड में नहीं कह सकते। ये दोनों नेता अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये दिखाना चाहते हैं कि राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह ही वो नेता हैं जिनके बलबूते पर 2019 में आपकी सरकार आई और 2024 में भी अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो राव साहब और चौधरी धर्मवीर सिंह दोनों को सही मान और सम्मान देना होगा और दोनों के साथियों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें देनी होंगी। अगर एक खास बात मैं बताऊं, जिन लोगों को राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह ने टिकट दिलाने में मदद की, उनमें भी जीतने वालों का परसेंटेज हरियाणा प्रदेश के जो बाकी नेताओं ने टिकटें दिलाई उनसे ज्यादा है। जी, क्या हम इसको उदाहरण से समझा सकते हैं? अहिरवाल की लगभग 9 सीटें हैं, जहां अहीरों का जो है दबदबा है, उनमें से कितनी सीटें जो हैं राव साहब के कहने पर दी गई और कौन-कौन जीते? अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें, सबसे बड़ा उदाहरण अटेली विधानसभा क्षेत्र है, जहां संतोष यादव जिसको 72-73 हजार वोट मिले और वो एक तरफा जीती थी, उनकी टिकट काट करके एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता सीताराम यादव को टिकट दी और सीताराम को एक तरफा दोनों नेताओं ने जिताया। नारनौल की बात करें, ओम प्रकाश यादव बहुत ही साधारण कार्यकर्ता, एक एडीओ से रिटायर्ड, उनको विधायक बनाने का काम भी किया, मंत्री बनाने का भी काम किया। इन दोनों ही नेताओं ने अगर बात करें हम बावल विधानसभा की, डॉक्टर बनवारी लाल को जिताने का काम किया। राव इंद्रजीत ने कोसड़ी में पहले विक्रम सिंह ठेकेदार को और उसके बाद लक्ष्मण यादव को जिताने का काम किया। हाँ, एक बड़ी बात ये जरूर रही, एक चूक जो इनसे रही वो ये रही कि रेवाड़ी शहर की जो सीट है वहां राव साहब अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन आरती राव की जगह बीजेपी ने राव साहब के खासम खास नेता को टिकट दी, लेकिन वो कुछ एक वोटों के अंतर से कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव से चुनाव हार गए। इनके अलावा अगर हम बात करें भिवानी जिले की, तो जिस जिसकी भी मदद चौधरी धर्मवीर सिंह ने करने का काम किया, उन सबको जीत हासिल हुई। और किसी नेता के साथ अगर वो खुल करके नहीं लगे, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिन भी नेताओं के साथ राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह इन तमाम इलाकों में खुल करके नहीं लगे, उनमें से अधिकतर की हार हुई। चाहे वो बारडा के विधायक, पूर्व विधायक जो उस समय के विधायक थे सुखविंदर मांढी, वो हारे हों, चाहे तोशाम से बीजेपी के प्रत्याशी शशि परमार हारे हों, या इक्का दुक्का और भी नेता हैं जिनकी हार इसमें पिछले चुनाव में हुई। तो मेरा ऐसा मानना है कि राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह की जोड़ी जिस भी नेता को चाहे उसको जिता सकती है, जिस भी नेता को चाहे उसको हरा भी सकती है।
जी। जी। ये विषय अलग है, इतर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि चौधरी धर्मवीर सिंह का जो प्रभाव है वो अपने इलाके के जाट समुदाय में है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव परिणामों को अगर देखा जाए तो उनकी जीत तो उस इलाके से होती है जहां अहीर बहुलता में है। तो जाट समुदाय का कुछ वोट तो मिलता है लेकिन खुला वोट नहीं मिलता है। क्या कहना है देखो, आपका? 2024 का जो चुनाव था, इस चुनाव में जाट जो समाज था वो खुल करके बीजेपी और मोदी के खिलाफ उसने वोटिंग की, जिसका खामियाजा चौधरी धर्मवीर सिंह को भुगतना पड़ा। ये चुनाव चौधरी धर्मवीर सिंह की खिलाफत की बजाय बीजेपी और मोदी जी की खिलाफत का चुनाव रहा। और पूरे चुनाव में सिर्फ दो ही तरह का वोट बैंक था, या तो जो मोदी जी को चाहने वाले थे या मोदी जी के विपक्ष के जो लोग थे वो। जाट समाज की जहां तक बात है, बेशक बाडड़ा, दादरी और लोहारू तीन विधानसभा क्षेत्र प्योर जाटलैंड माने जाते हैं। इन तीनों में चौधरी धर्मवीर सिंह हारे, उसके बावजूद उनको बड़ी भारी संख्या में वोट मिले। हार का जो मार्जिन था वो बड़ा कम रहा, वरना ऐसा लग रहा था कि बाडड़ा जैसे विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अगर हारे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लोहारू और दादरी में भी 30,000 की हार दिखाई दे रही थी, जिस तरह से जाट समाज एग्रेसिव था। लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह का लोगों से अपना एक जुड़ाव, उनका काम करने का तरीका, और जिस तरह से वो 1987 से लेकर के लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो वोट खींचने की एक अक्षमता है उसको लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा और लोग उनकी बातों को सुनने और समझने में सफल रहे। जी। जी। एक बात आपने बीच में कही थी, उसका मैं थोड़ा विस्तार चाहूंगा आपसे। वो ये थी कि इन जी। लोगों ने मन बना लिया है, राव इंद्रजीत ने और चौधरी धर्मवीर ने, कि किन लोगों की टिकट कटवानी है। तो वो नाम अगर आप बताएं तो अच्छा रहेगा। देखो, अभी अगर किसी का नाम सार्वजनिक करें तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं और जिनके लिए कह रहा हूं वो जरूर इस बात को समझ गए होंगे। वो दो प्रमुख नेता तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हैं, सीधा और साफ स्पष्ट मैं आपको बता दूं। और राव साहब भी अभी जो गुड़गांव पार्लियामेंट है उसमें भी दो नेता हैं जो राव साहब के राडार पर दिखाई दे रहे हैं। एक राव नरबीर सिंह है और दूसरे का नाम आप बताइए। एक मैंने बताया, दूसरे का आप बताइए। मैं फिर आपको चारों ही बता देता हूं। जी। सबसे बड़ा नाम जो दिखाई दे रहा है वो है अभय सिंह यादव, जो प्रदेश की जी। सरकार में मंत्री हैं, नांगल चौधरी से दूसरी बार विधायक बने हैं। जी। सुखविंदर सिंह मांडी, जो बारडा विधानसभा से पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। राव जी। नरबीर सिंह हैं और रणधीर कापड़ीवास, जिन्होंने अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के पुराने वो नेता रहे हैं, अब फिर से वो सक्रिय हुए हैं। ये चारों नेता, मुझे ऐसा लग रहा है कि राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह हर हालात में चाहेंगे कि इनकी टिकट कटे, और उसके लिए वो प्रयास भी करते हुए दिखाई देंगे। जी, इसीलिए वो बहुत सक्रिय हो रहे हैं, जैसा कि हमने जी। देखा, जो हमारी चर्चा का विषय भी था। तो दर्शकों, और आपने सबसे जी। पुख्ता जो बात इस बात पर हो जाती है कि पिछले चुनाव में जिन लोगों ने गड़बड़ इनके साथ की थी, उनकी टिकटें कटवाने में ये दोनों नेता कामयाब हो गए थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस बार भी ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा। जी। तो दर्शकों, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि हर चुनाव से पहले राव इंद्रजीत अपने मंच को या अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं। प्रदेश इकाई पर, चाहे वो कांग्रेस में भी थे, तब भी दबाव बनाते थे और अपनी बात मनवाते थे, और चाहे वो बीजेपी में हैं, यहाँ पर भी नेतृत्व पर दबाव बनाते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। उसी के तहत ही ये सारी राजनीति हो रही है, जैसा हमने आपको बताने की कोशिश की, प्रद्युम्न जी ने जैसा आपको एक्सप्लेन किया।
तो ये आज के एपिसोड में इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलते हैं। साथियों, हम आपको हरियाणा की राजनीति की भीतरी जो गतिविधियां हैं, पार्टियों के अंदर की गतिविधियां कैसे चल रही हैं, कौन नेता क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये बताने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर आपको ये कहीं नहीं मिलता होगा, तो इसलिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, अपने मित्र वर्ग में प्रेषित कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। प्रद्युमन जी, आपने हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।